हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे 1 से लेकर 4 तक, वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है 572 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो 572 आपको दे रखा है, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। संख्या जीरो कैसे निकालते हैं? तो जीरो की संख्या निकालने का तरीका है कि 572 में आप कितने से भाग करिए, 5 से भाग करिए। ठीक है, और 5 से भाग करने कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा आपको 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 114 बार कटेगा। पॉइंट में आपको संख्या नहीं लेनी है। जितनी बार भाग गया है, जितनी बार भाग आया है, उतनी उसमें फिर से 5 से भाग करिए। अब कितने में कटेगा ये? तो ये कटेगा आपका 22 बार। ठीक है, अब 22 में फिर से भाग करिए। कब तक भाग करना है? तब तक भाग करना है जब तक कि भागफल भाजक से छोटा ना आ जाए, यानी 5 से छोटा ना आ जाए। बस अब इन सबको जोड़ लीजिए। 114 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 136 प्लस 4 140। तो कितने जीरो होंगे इसके अंत में? 140 जीरो होंगे। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं। मैंने क्या तरीका बताया? जो फैक्टर दे रखा है उसमें आप 5 से भाग करिए, जितनी में भागफल आए उसमें फिर से 5 से भाग करिए, और आपको तब तक देना है जब तक कि जो भागफल है वो भाजक से छोटा ना आ जाए, यानी 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, जो भी भागफल होते हैं उन सबको जोड़ लीजिए, आपके नंबर ऑफ जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कब अप्लाई करना है? जब आपको फैक्टोरियल के रूप में संख्या दे रखी हो तब। क्लियर? पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 140। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 रुपये की वृद्धि करता है। बस 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या थी, ये हमें निकालना है। देखिए, जनवरी में कितनी बचाता है? तो 1750 बचाता है और हर महीने 95 रुपये की वृद्धि करता है। ठीक है, यानी पहले महीने 95 अधिक बचाता है, फिर अगले महीने 95 अधिक, यानी 80 की बचत करेगा, फिर 80 95 अधिक, तो ये आपका आ जाएगा 275 की बचत करेगा। इस तरीके से उसमें बचत बढ़ती जाएगी। आपको कुल मिला के 12 महीने की बचत निकालनी है। तो देखिए, इसमें ये आपका समांतर श्रेणी बननी है, क्योंकि हर महीने जो गैप है वो 95 का गैप बढ़ता जा रहा है। इसका पहला पद कितना है? 1750 है। देखिए, आपको कुल मिला कितने पद हैं? तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 पद हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और पहला पद कितना है? यानी पहले जनवरी में कितनी बचत कराता है? तो 1750, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 1750। और डी की वैल्यू कितनी आएगी? यानी हर पद के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 95 का अंतर आ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि क्या निकालना है? बचत निकालनी है, कुल बचत। तो एस एन, यानी एन पदों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्यों? क्योंकि हर दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू कितनी आई थी? 12, यानी कुल पद कितने हैं? 12, 12/2, 2 इंटू एन। एक पहला पद कितना था? 1750 था, प्लस एन कितना है? 12 माइनस के 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? 95। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, और अंदर बच्चे का 3500 हो जाएगा, यानी 6 और 7 दूनी 3400, 3500 हो जाएगा आपका, प्लस 12 माइनस से 11 का 95 गुणा करेंगे कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1045। ठीक है, इसको आगे करिए, इनको जोड़िए, फिर इनको जोड़िए, कितना जाएगा आपका ये? 4545। ठीक है, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, और 6 पंजे 30 और 2 32, और 6 चौक 24 और 3 27, 27,027, 227,270। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 10,620 में भाग करना है, और ये आपको संख्या दे रखी है, तो और बताना है कि कुल मिला के आंसर कितना आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोर्डमास के नियम से। बोर्डमास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करिए, ब्रैकेट के बाद में फिर भाग, और फिर ब्रैकेट के बाद में ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाओ। इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक कौन सा? एक तो आपका ये है और एक आपका ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,620 भागित 3/4। एक ब्रैकेट में हो गया। इस ब्रैकेट में कितना आएगा? 72 प्लस 66 कितना हो जाएगा आपका? 6 2 8, 8 7 6 13, यानी 138।
ठीक है, -20 गुणा 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर 4 से कटेगा 5 बार, 5 या 15, और देखिए ये आपका गुणा में है, इसे काट लीजिए, 4 से कटेगा आपका 4 से आपका नहीं कटेगा ना, 4 12 पूरा नहीं कटेगा, मतलब इसको आप 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा आपका 2 बार, और 2 से कट जाएगा आपका ये 2 6 12 2 9 18, ठीक है। कुल मिला कितना बचा 10 620 भागित यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 69 बचा आता है ना, तो ये कितना बचेगा आपका 3 गुणा 69/2, इधर कितना बचा था 5 या 15, ठीक। इसको आगे सॉल्व करिए, 10 620 भागित, तो ये 15 दूनी 30 घट जाएगा, कितने में से 69 ये कितने होते हैं, तो 207, 207 माइनस के 30 बटे में कितना जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, इधर बचेगा आपका 10 620 भागित, इधर बचेगा आपका ये 177 बटे में 2, ठीक है। अब भाग है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 620 भाग को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं हम, गुणा में, यानी 2/177, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको 3 से काटिए, 3 से काटिए 3 पंजे 15, 3 27, और 3 से इसको काटिए, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है। अब 59 एक आवाज़ संख्या है, तो डायरेक्ट इससे कटेगा, तो 59 से भाग करिए, 59 से ये कट जाएगा आपका 5 7 35 और 5 30, कितने कटेगा 6 बार कटेगा ना, यानी कि 60 बार कट जाएगा, 6 का मतलब 60 है, क्योंकि 0 भी है, तो 60 दूनी 120, 120 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दे रखा है x की वैल्यू, ये यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए x बराबर हम मान सकते हैं, मतलब दे रखा है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3.9 इंटू 4.5 इंटू 3.9 इंटू 4.5, इस पूरे में भाग किसका जा रहा है, तो 2 ब्रैकेट में अंडर में 20.25 और भागित 2, ठीक है। तो इस पूरे का क्या दे रखा है आपको, होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, क्लियर। अब देखिए पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3.9 ऊपर जो संख्या लिखी है उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है। बटे में क्या होगा, 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या ये, और इस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल आपका हट जाएगा, नीचे बचेगा आपका 20.25, ठीक है। नीचे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ऊपर क्या अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, तो यहाँ से 2 अंकों पे से किसी पे से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 45 से 2025 कितने बार कटता है, 45 बार ही कटता है, क्योंकि 45 का वर्ग होता है, और ये 45 से ये वाला कितनी बार कट जाएगा, ये 0.1 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर बचा आपका 3.9 इंटू 0.1 इंटू 3.9, सॉरी 3.9 यहाँ से पॉइंट हट गया था, इसको हटा दीजिए, 39, यानी इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 1521, और 2 अंकों के बाद क्या जाएगा पॉइंट, यानी 15.21, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या याद करें जो 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेष पर कम से 1 2 3 और 4 बचता है। तो देखिए इसका बेसिक तरीका तो ये है कि 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, और जो संख्या निकल के आए उस एलसीएम का 5 अंक सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 99,999 में भाग करिए, और भाग करने पर जो भी शेष पर बच रहा हो उसमें फिर क्या करना है, एक को आपको जोड़ देना है, तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तरीका आपको काफ़ी लेंथी पड़ेगा, इसको शॉर्ट तरीका कैसे कर सकते हैं। देखिए जब हम किसी संख्या में 5 से भाग कर रहे हैं और शेष पर हमें 3 मिल रहा है, तो जरूरी होगा उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा, उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा ये वाला, तो 5 की संख्या है, उस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा, ठीक है। जब इस संख्या का इकाई अंक 8 होगा तभी संभव है हम उसमें 5 से भाग करें और शेष पर हमें कितना मिले 3 मिले। तो ऑप्शन चेक करिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक कितना है 8 है, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। देखिए ये कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें जब हम 5, 12, 29, 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। 5, 12, 29 और 57 को क्या होना चाहिए? समानुपात में होना चाहिए। समानुपात का मतलब क्या है? पहले दोनों का अनुपात बराबर दूसरे दोनों का अनुपात। कब? जोड़ने के बाद। मान लेते हैं 5 में के जोड़ लीजिए बटे में 12 में के जोड़ लीजिए और 29 में के जोड़ लीजिए और 57 में के जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें आप यहाँ से कुल मिला के की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हम 5 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 हो जाएगा और यहाँ 12, 5 17 हो जाएगा और यहाँ 19 और 5 34 हो जाएगा। 19 और 5 34 और ये आपका 62 हो जाएगा। क्या दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा 5 आंसर नहीं हो सकता। ऐसे जब 4 रखेंगे तो 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 9 और 12 3 15। यहाँ 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 और यहाँ 3 रखेंगे तो 60। 8 से 4 बार कट जाएगा, 8 से 15 बार। ठीक है, और यहाँ कितना आया था? सॉरी 4 से 8 बार कट जाएगा, ये आपका 4 से 15 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 8/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ मतलब सेम ही अनुपात आ रहा है। तो के की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? के की वैल्यू रखी जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, जो कि आपका शॉर्ट तरीका पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। 5/4 से गुणा करना था, गुणा कितने कर दिया? 4/5 से गुणा कर दिया। तो जब इस तरह सवालों को कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट तरीके से। तो देखिए 5 से गुणा 5 में करिए कितना जाएगा? 25। 4 गुणा 4 में करिए कितना जाएगा? 16। यानी गुणा करना था 25 से, कर कितने से दिया? 16 से। कितनी त्रुटि आई? यानी कि आपकी कहेंगे 9 की कमी आई। 9 की कमी कितने पे हो रही है? 25 पे हो रही है। कितने % की कमी हो जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कटेगा 4 बार, 4 9 36, यानी 36% की आपको त्रुटि मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई है। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों में 16% की आ रही है, कमी आ रही है। लंबाई में भी 16% की कमी आ रही है और चौड़ाई में भी 16% का। तो उसके क्षेत्रफल पर कितने % कमी आएगी? तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y, और कमी के मामले में क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस आता है, x + y माइनस xy/100। ठीक है, जैसे फॉर्मूला तो एक्चुअल में जो होता है वो होता है -x -y, फिर आपका यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, जो कमी में उसको हम माइनस से दर्शाते हैं। तो यहाँ रखिए -16 आ जाएगा क्योंकि दोनों समान है, और प्लस के 16 गुणा 16/100, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो 16 कितना हो जाएगा? -32 और 16 का वर्ग यानी कि 256 में 100 से भाग करेंगे तो 2.56। 32 में 2.56 घटा दें, कितना बचेगा आपका? 30.44। इतने % क्या आएगी? आपकी कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अच्छा 32 में से आपका 2.56 घटाएंगे कितना बच्चा? 29 आएगा। सॉरी 29.44। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसने इस वस्तु को 525 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं। देखिए मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 यूनिट है, जिसको वो पहले 15% की हानि पर बेच रहा था। 15% की हानि पर बेचता तो कितने बेचता? आप कहेंगे 100 का 15% 15 ही होता है, यानी 15 की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब वो 85 में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है। तो जब हम 100 वाली चीज़ को 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 20 के लाभ पे, यानी 120 में बेचेंगे। यानी पहले की तुलना में उसे कितने का लाभ हो रहा है? पहले 85 की बेच रहा था, अब 120 की बेच रहा है, तो पहले की तुलना में कितने का लाभ हो रहा है? तो ये आप कहेंगे 15 और 20 35 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है, 35 यूनिट अधिक का लाभ हो रहा है पहले की तुलना में। लेकिन एक्चुअल में कितने अधिक का लाभ हो रहा है? 525, यानी कि 35 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 525 रुपये। ठीक है, पूछा क्या था आपसे? क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे? 525 में 35 से भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। तो देख काट पीट कर लेते हैं। 35 से कम 35, कितने बचेंगे? 17। 35 × 175, 15 × 100 कितना हो जाएगा? 1500।
ठीक है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा आपको, 1500 मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर 50 दिन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, पहले 23% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 वाली चीज़ को 123 में बेच रहा है, और 9% की हानि बेचेगा 100 वाली चीज़ को तो 91 में बेचेगा, 100 माइनस के 9 यानी 91 में बेचेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है आपका 32 यूनिट का। लेकिन 32 यूनिट एक्चुअल में कितने का अंतर दिखा रहा है, तो 928 का दिखा रहा है, तो 32 यूनिट एक्चुअल में 928 रुपये के बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 928 बटे में 32 गुणा 100। काटपीट कर लीजिए, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 12 बच्चे 16 × 128, 2 से कटेगा 29 पर, 29 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2900। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन बिना कोई भी छूट के बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि संबंध दर्शाता है सीपी और एमपी में। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य। सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस के छूट परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे रखा है और आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए सीपी और एमपी में यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, तो डिस्काउंट कितना दे रखा है 20% का और प्रॉफिट भी दे रखा है आपको 20% का। ठीक है, 100 माइनस के 20 कितना हो जाएगा 80 और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि यदि सीपी 80 है तो एमपी कितना होगा, यानी अंकित मूल्य कितना होगा 120 होगा। वो कह रहा है यदि बिना किसी छूट के बेचा जाए, जब हम किसी चीज़ को बिना किसी छूट के बेचते हैं तो हम कितने बेचते हैं उसे, एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। यानी जब 80 वाली चीज़ 120 में बेची जा रही है तो कितने के लाभ पे बेची जाएगी, आप कहेंगे 40 के लाभ पे बेची जाएगी। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो 40 का लाभ किस पे परसेंट, किस पर निकालते हैं, लाभ की गणना करते हैं हम क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 80, तो 40 का लाभ कितने पर हो रहा है 80 पर हो रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो ये आपका 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा भी था, कितने परसेंट का लाभ दिखाएगा, 50% का लाभ दिखाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। आपको पता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मूलधन गुणांतर गुणा समय बट्टे में 100। अब देखिए ब्याज की दर कितनी है 6%, समय दे रखा है 10 महीने और ब्याज कितना दे रखा है 400। राशि हमें निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है, तो 400 बराबर पी गुणा 6, समय दे रखा है 10 महीने और दर किस में दे रखी है, वार्षिक दर होती है, तो महीने को हमें महीने को हमें वार्षिक में बदलना पड़ेगा, जिससे हम 12 का भाग करेंगे। ठीक, इतने आपकी वैल्यू निकल के आई। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 4 यानी कि 8000। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8000 आ गई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये की राशि एक ऋण के रूप में दी गई है, जिसे 20 रुपये की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है। ब्याज की दर क्या है, देखिए उसने 100 रुपये का लोन लिया, चुकाया कितना, तो 20 रुपये की 6 किस्तों चुकाई, यानी 20 गुणा 6, 120 रुपये तो चुकाई दिए। इसके अलावा जो पहला महीना होगा उसमें आपने 20 रुपये और दिए होंगे, यानी जो किस्त की शुरुआत होती है वो शुरुआत में पहले आपने 20 रुपये दिए होंगे, उसके बाद में हर महीने आपने 20-20 रुपये और दिए होंगे। कुल मिलाकर आपने 140 रुपये चुकाए। 100 रुपये लिए थे, 140 रुपये चुकाए, तो इसका मतलब ब्याज कितना दे दिया आपने, 40 रुपये का ब्याज दे दिया। ठीक है, कितने परसेंट का ब्याज दे दिया, तो ब्याज की दर निकालनी थी, तो साधारण ब्याज की बात ही हो रही है, तो 40 रुपये का ब्याज दिया, कितने पे, मूलधन कितना माना था हमने 100, गुणंतर हमें निकालनी है, वहाँ समय कितना 6 महीने, महीने को सारा बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, बटे में आ जाएगा 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, 100 से 100 खत्म, 6 से कटेगा 2 बार, 2 गुणा 40 कितना हो जाएगा 80, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80%। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए राशि कितनी थी 100 थी, तो 3 वर्ष के बाद में 10% की दर से, आपको पता है कि 10% की दर से जो 3 वर्ष का प्रभावी दर होता है वो कितना होता है,
आपको पता होना चाहिए 33.1% होता है। यानी 100 रुपये पे 3 वर्ष के बाद 10% से मिश्रण कितना बन जाएगा, 133.1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 10% की दर होती है उसमें 3 साल के लिए जो प्रभावी दर बनती है वो कितनी बनती है, 33.1% बनती है, 33.1% बनती है। अब 100 रुपये था, 33.1% ब्याज मिल गई, यानी इतनी ही ब्याज मिल गई, तो मिश्रण कितना बन जाएगा, 133.1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, मूलधन दे रखा है, यानी आपको 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में 42,000। एक की निकाल लीजिए कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 42,000 में 100 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 420। पूछा किसका था, मिश्रण पूछा था, यानी कितना, 133.1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 420 में 133.1 से गुणा कर दीजिए, तो इकाई अंक आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इकाई अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 55,902। 55,902 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इकाई अंक निकाल लिया यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। 1,000 रुपये पर 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। देखिए, जब बात 2 वर्ष के लिए हो रही हो और दर पूछा हो, कैसे निकालेंगे। देखिए, शुरू में मूलधन कितना था, 1,000 था, और 2 साल के बाद में कितना हो गया, 1144.9। 2 वर्ष वाले केस में क्या करते हैं, हम इसका वर्गमूल लेते हैं। 2 वर्ष वाले केस में क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूँकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो एक काम करिए, 1 मिनट रुकिए। अभी इसका वर्गमूल पॉइंट वाले केस में क्या कैसे करोगे, जैसे आपका 1,000 रुपये था मूलधन, और 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, 1144.9 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाइए, बटे में कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इनका ये अनुपात है, ये आपका शुरू का अनुपात है, ये 2 वर्ष के बाद का अनुपात है। इधर से आपका हटेगा, इधर गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10,000, इधर हो जाएगा आपका अनुपात 1144.9। ठीक है, ये आपका अनुपात निकल के आया कब का, ये आपका पहले का था शुरू का, ये 2 साल बाद का है। 2 साल वाले केस में क्या करना है, आपको वर्गमूल लेना है। 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 7, और ये आपका 100, यानी कि 10, कितना आ गया, 107 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, यदि शुरू में मूलधन 100 था, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। देखिए, वर्गमूल लेने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 साल के बाद की निकल के आती है, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी थी शुरू में, यानी कि 1144.9, ये आपकी 2 साल के बाद की थी। वर्गमूल लेने से हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमें 1 साल के बाद की कंडीशन हमें पता चल जाती है। यानी 100 रुपये यदि हमारा मूलधन था, तो 1 साल के बाद कितना हो गया, 107 हो गया, यानी आपको 7 रुपये ब्याज मिल गया। कितने % की दर लग रही होगी उस पर, तो 7 रुपये ब्याज मिला, कितने पे आपको, 100 पे। कितने % की दर बन गई, तो आप कहेंगे 7% की ही दर बनेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए 3 वर्ष का दे रखा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालते। 4 साल का दे रखा होता तो आपको 4th रूट निकालना पड़ता। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका होता है इस तरह के सवालों को निकालने का। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद में ए 5500 रुपये का निवेश करता है और बी 4300 रुपये का निकाल लेता है। निवेश के अनुपात अब 7:5:4 में बदल जाता है। शुरू में ए ने कितने रुपये लगाए थे, ए का हमें पूछा। देखिए, शुरू में ए ने लगाए थे 5 और बी ने लगाए थे 4 यूनिट। ठीक है, ए ने लगाए थे 5 और बी ने लगाए थे 4, क्योंकि ए और बी का अनुपात कितना है, 5:4, और बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। ठीक है, 7:5 हो जाता है ए और बी का। और ए ने कितने साल लगाए थे, 1 साल के बाद, तो ए ने 1 साल के बाद लगाए थे 5500। ठीक है, और बी ने कितने निकाल लिए, 4300 रुपये निकाल लिए थे। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को निकाल सकते हैं। यानी जो अनुपात आपको पहले दे रखा ऊपर लिख लीजिए, और जो बाद में हो गया वो बाद में नीचे आ जाएगा, और दोनों अनुपातों में जो परिवर्तन हुआ है वो आपका एकदम बिल्कुल नीचे आ जाएगा, लाइन के नीचे। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों के मल्टीपल का अंतर इधर लिखा जाता है, और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों मल्टीपल का अंतर क्या लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है। जैसे 5 25 और 7 चौक 28, 28 माइनस के 25 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये इन दोनों के मल्टीपल। तो देखिए, 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, 5 25 और क्या कहते हैं 25 के 5 हासिल के 2, 5 25 27, 2,27,500 इधर आ जाएगा। और देखिए, अंतर निकालना होता है तो ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 का 0 और एक 0 और आ जाएगा, 7 21, 7 चौक 28 और 2 30, दोनों का हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है,
तो 28 माइनस के 25 कितना जाएगा, 3 यूनिट बराबर 27,500 में 30 है 100 जोड़ेंगे, कितना बचेगा आपको, कितना हो जाएगा आपका ये 57,600। ठीक है, 3 से भाग कर लीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, 19,200। पूछा किसका था, ए का शुरू में निवेश पूछा था, यानी शुरू में कितने यूनिट निवेश किया था, 5 यूनिट निवेश किया था। हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितनी जाएगी, 5 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे 19,200 में कितना जाएगा, 96,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पी क्यू और आर का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 40 है, क्यू और आर का 47 है, तो क्यू का वजन बताइए। ठीक है, आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या, और योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो पी प्लस क्यू का हम योग निकालना चाहें, पी प्लस क्यू प्लस आर का योग निकालना चाहें तो योग कितना होगा, इनका औसत है 52 और कितने एलिमेंट है ये 3, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 156। ठीक है, ऐसे ही पी और क्यू को निकालना चाहें तो इनका औसत दे रखा है 46 और संख्या कितनी है 2, 40 दूनी 92। अच्छा, यदि हम इस समीकरण में से समीकरण को हटा दें तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू पता चल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी जाएगी, घटाएंगे तो पी और क्यू तो कट जाएगा, और इधर आपका घटाने में कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4 और 6, कितना मिल जाएगा आपको, 64 मिल जाएगा। यानी आर का वजन कितना मिल गया, 64। अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि क्यू और आर का औसत कितना दे रखा है, यानी क्यू प्लस आर का औसत दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा इनका, 47 दूनी 94, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। यदि हम इस समीकरण में आर की वैल्यू 64 रख दें तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 64 बराबर 94। तो क्यू बराबर हो जाएगा 94 माइनस के 64 बराबर 30। तो क्यू का वजन कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ए और बी एक काम को 24 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया जाता है और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद शेष काम सी द्वारा के लिए ही समाप्त किया जाता है, तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया। देखिए ए करता है कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, बी करता है इसको 12 दिनों में। 24 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24 12 का एलसीएम 24 ही आता है। हमने मान लिया कि टोटल काम जो है वो कितना है, 24 यूनिट है। इसको ए 24 दिन में पूरा कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 यूनिट काम करता होगा, 24/24 यानी कि 1। ऐसे बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 2 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, अब कहता है कि ए बी सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर देते हैं। ए बी सी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 24/4 यानी कि 6 यूनिट काम करते होंगे। कितना, 6 यूनिट काम करते होंगे, जिसमें से ए और बी का कितना है, 3 यूनिट काम है, और सी का कितना बचा होगा, फिर ए का 1 यूनिट है, बी का 2 यूनिट है, तो सी का कितना बचा होगा, जिससे 6 यूनिट काम हो जाए, तो आप कहेंगे 3 यूनिट काम करता होगा। यानी सी अकेला एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, अब यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया है और वे, ठीक है, यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया है और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं। ए और बी एक साथ कितना काम करते हैं एक दिन में, तो 1 और 2 3 यूनिट काम करते हैं, और दोनों ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। तो ए और बी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 3 दिन में काम कर दिया होगा, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, और काम भी कितने दिन किया है, 3 दिन काम किया है, कुल मिला के 9 यूनिट काम कर दिया होगा। अब काम कितना बचा, तो 24 माइनस के 9 यानी कि 15 यूनिट काम बचा। अब 15 यूनिट काम को किसने किया होगा, देखिए, और भी केवल 3 दिनों काम करते हैं, और उसके बाद शेष काम सी द्वारा के लिए ही समाप्त किया जाता है। शेष काम को किसने किया, सी ने किया। शेष काम कितना था, 15 को किसने किया, सी ने, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो कितने दिन लग गए होंगे, समय कितना लगा होगा, कुल काम था हमारा 15 यूनिट, और एक दिन में कितना करता है सी, 3 यूनिट काम करता है। 3 से काट दीजिए, कितना जाएगा, 5 दिन। यानी सी ने अकेले कितने दिन काम किया है, तो 5 दिन काम किया है अकेले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से और अगले 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से तय करता है, तो कुल मिलाकर उसकी यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए, जब समान दूरी
तय कर रहा हो तो औसत गति कैसे निकालते हैं? तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी x क्या है पहली चाल और y क्या है दूसरी चाल। पहली चाल है आपकी 60 गुणा दूसरी 120, ठीक है, 2 गुणा था पहले, बटे में इन दोनों का योग यानी कि 180। 60 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 40 बार, 40 दूनी 80, कितना आ जाएगा 80। सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, पहली चाल थी आपकी 60 थी, दूसरी कितनी है 80 है। यहाँ पे कितना है अलग अलग पेज पे लिखना पड़ेगा। देखिए ये तो काट दीजिए आप। फॉर्मूला था 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 गुणा एक्स पहली चाल थी आपकी 60 किलोमीटर, दूसरी कितनी है 80 किलोमीटर, बटे में इन दोनों का योग यानी 140, ठीक है। तो 20 से कटेगा 3 बार, 20 से कटेगा 7 बार, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 48 यानी 480 बटे में 7, ठीक है। 7 से भाग कर लीजिए, 7 7 49 यानी कि 70 से थोड़ा कम आएगा। चलिए फिर भाग कर लेते हैं। 7 6 42, कितने बच्चे 6, 7 8 56, 68 समथिंग 68 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं जब आपको ऑप्शन मैच कर रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसे 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेंगे? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ ध्यान रखना है जब कोई भी चीज़, जब दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चलें तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी यानी कि सापेक्षिक चाल जो बनेगी वो चाल क्या होगी, घट जाएगी। पहले की चाल कितनी थी, उसकी चाल थी 115 और दूसरी चाल कितनी है 85 किलोमीटर। चूँकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी बन जाएगी 115 माइनस के 85 यानी कि आपका हो जाएगा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे को पार करेंगे तो किस स्पीड से पार करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चूँकि दोनों ट्रकों की लंबाई दे रखी है, एक की लंबाई दे रखी है 1625 मीटर और इसकी दे रखी है आपको 1525 मीटर, ठीक है। ये एक दूसरे को पार कब करेंगे, ये तब पार करेंगे जब इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इनको, 1625 प्लस 1525 यानी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1625 प्लस 1525 यानी ये हो जाएगा आपका 3150, ठीक है, मीटर। अब पूछा क्या, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी है 3150 मीटर है और चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी आपको मीटर में दे रखी है, हमें समय चाहिए सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें चाल को, तो 5/18 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। 6 से काटिए 3 बार, 6 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 3150 बटे में 25 और जो बटे वाला 3 है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 3 का, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटिए, 25 से कम 25, 6 बच्चे 25 दूनी 50, 15 बच्चे 25 के 150 यानी आ जाएगा 378 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए आपका बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा क्या, तो 2006 से लेकर 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 कंपनियां दे रखी हैं और 2007 की तुलना में 2009 में एक्स की टी शर्ट की बिक्री कितने प्रतिशत कमी हुई है, 2007 की तुलना में 9 में कितनी बिक्री हुई है, तो आप कहेंगे 2009 में एक्स की बिक्री हुई थी यानी कि 920 और 7 में एक्स की बिक्री कितनी हुई थी 1090, कितनी कमी आई, तो आप कहेंगे 170 की कमी आई। कितने परसेंट की कमी आई, परसेंट की कमी पूछिए, किसकी तुलना में पूछिए, 7 की तुलना में, यानी 170 की कमी आई। 7 में कितना था, 7 में था 1090, बस परसेंटेज पूछा 100 से गुणा कर दीजिए, काट पीट कर लीजिए, देखिए 0 से 0 खत्म, यानी कि 1700 में आपको भाग करना है 109 का, ठीक है। भाग कर लीजिए 109 एकम 109, कितना बचेगा आपका 61 यानी 610 यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। पूरा भाग करेंगे टाइम लगेगा, ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। अरे नेक्स्ट देखिएगा, तो ये मतलब ये वाला ग्राफ अलग दे रखा है, पूछा क्या इसमें, इसका क्वेश्चन दूसरे पेज पर दे रखा है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको बोला है कि ब्रांड बी और सी
के द्वारा निर्मित परफ्यूम की संख्या का अनुपात बताना है, संख्या का अनुपात बताना है। बी ने कितने परफ्यूम बनाए? तो बी ने बनाए आपके मैन्युफैक्चर कितने? ब्लैक वाले यानी कि 15। और सी ने कितने बनाए? सी ने बनाए हैं 27। दोनों का अनुपात पूछा था, 3 से 5 बार काट दीजिए, 3 से 9 बार कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा आपका 5:9। ठीक है, 5:9। नेक्स्ट देखें, देखिए ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था 5:9। क्वेश्चन है किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो वर्ग है उसकी भुजा हमने मान ली कितनी? ए मान ली। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 484। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी? 484 का वर्गमूल यानी कि 22। तो आपको वर्ग की भुजा मिल गई 22। ठीक है, अब बोला कि इस को मोड़ कर क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। जब इसको मोड़ के वृत्त बनाएंगे तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों का जो परिमाप होगा वो हमारा बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणा भुजा यानी कि 2288। ये कितना है? 22 है। 22 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप की क्या होगी? बराबर हो गई। वृत्त की परिमाप त्रिज्या यदि हम आर मान लें तो वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, और जो कि ये कितने के बराबर रखी है? 88 के बराबर। तो 2πr, पाई की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 22/7। 2πr कितना निकल के आया? आर हमें निकालना है जो कि दे रखा है आपको 88 के बराबर। तो 22 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा आपका 2 बार। 7 दूनी 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 14। ठीक है, यानी त्रिज्या आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको मिल गई थी 14 गुणा 14। 7 से काटिए, 2 बार कटेगा। 7 दूनी 14, 14 गुणा 22 कितना होता है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का जो अंतर है वो 1 सेंटीमीटर है। त्रिकोण की परिधि दे रखी है, आपको क्षेत्रफल पूछा। देखिए मान लेते कोई त्रिकोण है जिसमें भुजाएं कितनी? 3 भुजाएं, एक्स, वाई और जेड। मान लेते पहली भुजा दे रखी है आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, और वाई और जेड के बीच का अंतर दे रखा है कितना? 1 सेंटीमीटर। और तीनों का योग दे रखा है आपको, यानी वाई माइनस के जेड दे रखा है कितना? 1। और तीनों का योग कितना दे रखा है? यानी कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है। परिमाप का मतलब, परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। ये दे रखा है आपको 90 के बराबर, जिसमें से x दे रखा है 9। तो 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस के 9, यानी कि वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 81। ठीक है, वाई प्लस जेड आपको दे रखा है 81। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? यानी बड़ी संख्या की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका होता है निकालने का, यानी 82/2 यानी कि 41। और जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर का आधा कर दीजिए। 81 माइनस का 1/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40। ठीक है, यानी आपको तीनों भुजाएं मिल गई, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 41 है और जेड की वैल्यू कितनी है? 40 है। ठीक है, यदि आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये कि आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि जो 9 का वर्ग होता है और जो 40 का वर्ग होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के बराबर है, यानी कि 41 के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपका ये 40 मान लीजिए, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 41 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई या फिर लंब। 2 से काट दीजिए, कितना कटेगा? 20। 20 में 180। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा था, जो कि आपको 180 के बराबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से, कितने छात्रों को चुना जाता है? 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़के होने की संभावना बताइए क्या होगी। देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, यानी टोटल संभावना कितनी है? टोटल बच्चे कितने हैं? 15 है। 10 और 5 सॉरी 15 और 10 25। 25 में से कितने चुनने हैं हमें? 25 में चुनने हमें 3। 25 C 3 आपका नीचे आ जाएगा।
ठीक है। एक आपने फॉर्मूला पहले ध्यान सुन लीजिए, ये फॉर्मूला होता है NCR। NCR का मतलब कितना होता है, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल गुणा n माइनस के r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसमें n कितना है, n 25 है, c की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखिए टोटल संभावना तो आपकी ये होगी 25C3। इसमें से कितने लोगों को चुनना है, 2 लड़कियों को, लड़कियां कितनी टोटल 15, 15 में से कितना चुनना है, 2 को। और के मामले में क्या करते हैं, हम गुणा लेते हैं बीच में। एक लड़का कितने टोटल 10, 10 में से कितना चुनना है, 1 को चुनना है। ठीक है, ये आपका कंडीशन बन गई। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को खोल लीजिए। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल, यानी आपका आगे क्या आएगा, 15 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 15 माइनस के 2 यानी n माइनस के r, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ 10 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल गुणा 10 माइनस के 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल। सबसे नीचे आ जाएगा आपका 25 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 25 माइनस के 3 यानी कि 22 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, तो फैक्टोरियल खुलेगा आपका 15 फैक्टोरियल मतलब होता है 15 गुणा 14 गुणा, आपको 15 से लेकर कहाँ तक जाना है, 13 तक जाना है। 15 से लेके 1 तक जाना है। ठीक है, और 1 तक जाने का मतलब 13 फैक्टोरियल मतलब 13 से लेकर 1 तक जाना है, तो इसको 15 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 15 गुणा 14 गुणा 13 फैक्टोरियल। ठीक है, बीच में रोक दिया क्योंकि अभी नीचे आपको बटे में 13 फैक्टोरियल दे रखा है, 13 से 13 कट जाएगा, इससे हमारी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, 2 फैक्टोरियल गुणा 13 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 गुणा 9 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है और गुणा हो जाएगा आपका ये 9 फैक्टोरियल से। ठीक है, बटे में 25 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22 फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणा 22 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे देखिए 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल खत्म, 9 से 9 खत्म, 22 से 22 फैक्टोरियल खत्म। ऊपर बचेगा आपका 15 गुणा 14 बटे में 2 फैक्टोरियल मतलब कितना था, 2 गुणा 1 और यहाँ बचेगा 10 बटे में 1। इसके नीचे बचेगा आपका 25 गुणा 24 गुणा 23 और बटे में आ जाएगा इसके 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब देखिए जो कट्टा है उसको काट लीजिए, जैसे इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता नहीं इस तरह के सवालों में कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी A/B, उसके बटे में C/D लिखिए, तो इस बाहर वाले गुणा बाहर वाले से होता है, अंदर वाले गुणा अंदर वाले से होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए 15 गुणा 14 गुणा 10 और इसमें गुणा किसका होगा, नीचे वाले का यानी कि गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि यहाँ तो 1 बचा था और बटे में आ जाएगा आपका 25 गुणा 24 गुणा 23। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए। अब देखिए कैसे काट सकते हैं इसको, 5 से काटिए 5 बार, 5 से कटेगा आपका 2 बार, 5 से कट जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, 2 से काटिए 2 बार, 2 से कटेगा आपका 7 बार। ऊपर बचेगा आपका 7 या 21 और नीचे कितना बचेगा आपका 23 दूनी 40, 21 बटे 40 आपकी संभावना बनेगी। ऑप्शन देखिए कोई है 21 बटे 40, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई है पर आपको सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला। कह रहा है सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां क्या हैं, लड़के हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे। फिर कह रहा है कुछ लड़के विद्यार्थी, कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी, कुछ लड़कियां विद्यार्थी सर्कल में आ रही हैं तो नहीं आ रही, कुछ लड़की लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं तो हैं, यानी दूसरा निष्कर्ष आपका निकल रहा है। दूसरे वाले केस में आपको कौन सा चूज करना है, बी वाला। बी किस में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, अगले सवाल में आपको स्टार की जगह पे इनमें से रख के वैल्यू फिट करनी है जिससे कि समीकरण आपका संतुष्ट हो जाए। तो देखिए क्या लगा सकते हो आप, हाँ देखिए पहला रखेंगे माइनस आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 25 के बराबर नहीं आएगा। इसको रखिए 55 में और 120 का गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू निकलेगी, तब भी आपका 25 के बराबर नहीं आ सकता। इसको देखिए
इसे हम 120 में 4 का भाग करेंगे, कितना आएगा 30। 30 को 55 में से घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको 25 मिल जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, सिंपल सवाल होते हैं, इनको वैल्यू रख के आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का सवाल दे रखा है। इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बताना है क्या बनेगा। पी का दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पी का दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए इसमें किस में दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है और किसी में दे भी नहीं रखा। ठीक है, एक ही से आपको मैच करके आंसर, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा दूसरा आएगा। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से लगाना है, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। देखिए एस और पी सब में दे रखा है, इससे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तीसरे नंबर पर दे रखा है ए, यहाँ आर और यहाँ पे ई। तो ए पहले आता है तो ए पहले नंबर पर हो जाएगा, ए के बाद में ई आता है तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, उसके बाद ए देखेंगे फिर ई देखेंगे, तो ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा और ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। पूछा कौन सा था, दूसरा वाला पूछा था, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखना क्वेश्चन मार्क किस नंबर क्या आएगा। देखिए ई के बाद में क्या आया, एच आया, फिर के आया है, कितने का अंतर आ रहा है आपका, तो 3 का अंतर आ रहा है। आगे भी 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 14, 14 का मतलब एन। शुरुआत किससे होगी, एन से होगी, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है, बाकी नंबर का लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना आगे क्या आएगा। ठीक है, ए जेड बाई बी, फिर देखिए ए के बाद क्या आया, बी आया है, जेड के बाद क्या आया तो बाई आया है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी, दूसरे नंबर पर जो संख्या आएगी यहाँ पे, वो इससे बाद वाली आनी चाहिए। यानी डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स, और यहाँ पे जो संख्या है वो इसके बाद वाली होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका सी, तो सी एक्स आएगा आपका। तो ये दोनों तो आंसर आपके होंगे नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है आपका डब्ल्यू, डी के बाद वाली संख्या, डी के बाद क्या आता है ई, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, ई एक्स, नहीं सॉरी, डब्ल्यू के बाद नहीं, डब्ल्यू के पहले आएगा ना, डब्ल्यू के पहले क्या आता है, डब्ल्यू के पहले आता है वी, ई वी। ई वी किस में दे रखा है, इसमें और इसमें, दोनों में सेम ही ऑप्शन दे रखे क्या, नहीं, इसमें दे रखा है ई वी, इसमें दे रखा है वी, कौन सा आएगा, ई वी वाला आएगा, बी ऑप्शन आपका मैच करेगा। ठीक, एक बार दोबारा देख लीजिए लॉजिक क्या कह रहा है। बाहर वाले को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है 1, और अंदर वाले को -1 कर रहा है। बाहर वाले को +1 कर रहा है, अंदर वाले को -1 कर रहा है। बाहर वाले को +1 कर रहा है, ठीक है, और अंदर वाले को -1 कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मैजिक का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ए के बाद में बी और सी आते हैं, और जी के बाद में जे आया है। इसका मतलब एम में एक जोड़ा गया है, +1 हुआ है पहले कंडीशन में, फिर ए से सी तक जाने में +2 हुआ है, और जी से जे तक जाने में +3 हुआ है। यानी कि करके संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, +1 करेंगे तो एक्स आएगा, और देखिए एक्स आपका, और आई के बाद में +2 करना पड़ेगा, आई के बाद में +2 करेंगे तो कितना आएगा के। एक्स के बाद कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, और टी में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, डब्ल्यू। एक्स के डब्ल्यू किस में है, एक्स के डब्ल्यू ऑप्शन नंबर ए में, बाकी का चेक मत करिएगा। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, रवि उत्तर की दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से चलाते हैं इसको, उत्तर दिशा की कितना चलेगा, 13 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है कि फिर वह पूरब की ओर 22 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 22 चलता है, और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ गया, कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, और फिर उसी दिशा में लगभग 7 किलोमीटर तो चलना जारी रखता है। कितना चलता है, 7 किलोमीटर और चलता है, कुल मिलाकर 7 और 6 13 किलोमीटर चल गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी जो ऊपर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये दूरी कितनी थी, 13 थी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 13 थी, इसका मतलब इसके बराबर में पहुँच गया है, और ये दूरी किसके बराबर होगी, इन दूरी के बराबर, यानी 22 किलोमीटर की दूरी होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में आपको कुल उत्पादन दे रखा है 720 टन। पूछा क्या है, पूछा है कि आपसे दिए गए वर्ष में चाय और चावल का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। चाय का कितना है, चाय है आपकी 60 डिग्री, और चावल कितना है 100 डिग्री, यानी कुल मिला के 60 + 100 कितना हो जाएगा, 160।
160 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है और 720 टन दे रखा है कितनी डिग्री का, ये पूरा गोला कितनी डिग्री का होता है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है 720 लाख टन। पूछा किसका है, 160 डिग्री का पूछा है। ये 360 का डबल है तो इसका भी डबल कर दीजिए, 160 का 320 टन लाख टन, 320 लाख टन आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। दी गई वर्ष में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, गेहूं का कितना डिग्री एंगल था, तो गेहूं का था 120। एक सेकंड, पिछला क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपको चावल पूछा था, चावल हमारा कितना था 120 डिग्री की था, यानी 60 और 120 कितना है 180 हो जाएगा यहाँ पे। 180 के हिसाब से 180 को 360 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारा, गेहूं कितना है हमारा 100 डिग्री। देखिए अब आगे देखिए, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 360, और गेहूं का उत्पादन पूछा था तो 100 डिग्री का आंसर आपसे पूछा है। आपको पता है कि 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 720, तो 100 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 200 टन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है आपके। अब देख कथन और तर्क। कथन कह रहा है क्या वनों की कटाई को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, यह संभवतः पारिस्थितिकी संतुलन को बाहर कर सकता है। पहला तर्क एकदम सही है, वनों की कटाई रुकेगी तो पारिस्थितिकी संतुलन एकदम सही होगा। दूसरा है नहीं, पूरी तरह से रोक लगाने से लकड़ी आधारित उद्योगों को नुकसान होगा। दूसरा तर्क क्या कहता है, देखिए दूसरा तर्क भी आपका क्या है, मजबूत है। नहीं, अगर यदि हम पूरी तरह से रोक लगा देंगे पारिस्थितिकी उस पर वनों की कटाई पे, तो जो लकड़ी आधारित उद्योग है वो उनको क्या होगा, भारी नुकसान होगा। तो दूसरा तर्क भी आपका क्या है, प्रबल है, यानी दोनों तर्क आपके मजबूत हैं। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ई किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन कह रहा है मधु अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, मधु का घर साफ सुथरा रहेगा, रखना पसंद करती है, इसका मतलब क्या है, मधु घर साफ सुथरा रहेगा, मधु अपने घर को अच्छी तरह साफ करती है। देखिए दूसरा निष्कर्ष तो आपको निकल रहा है, मधु अपने घर को अच्छी तरह साफ करती है। यहाँ पे कह रहा है मधु अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती है। यहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हो, यहाँ पे बोला गया है पसंद करती है। पसंद करना और साफ सुथरा रखना, ये दोनों में अंतर है, तो ये आपका निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरा कथन था आपका, दूसरा निष्कर्ष था मधु अपने घर को अच्छी तरह साफ करती है। पसंद रखने में और करने में अंतर होता है, तो ये भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन दोनों निष्कर्ष आपके नहीं निकल रहे, तो ना तो एक और ना ही दो, डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का। 20 जनवरी 2030 को रविवार था, तो 4 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। आपको पता है हर साल एक दिन जुड़ जाता है, तो 20 जनवरी से लेके 20/1/2030 को कौन सा दिन था, रविवार। आपको पूछा है 4 जनवरी 2028। 28 में जा रहे हैं हम, 2 दिन पहले, मतलब 2 साल पहले जा रहे हैं, तो 2 दिन तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपसे 20 से 4 तक जा रहे हैं, यानी कि 16 दिन हम पहले जा रहे हैं। 16 दिन में कितने विषम दिन बनेंगे, 16 में 7 से भाग करेंगे तो 2, यानी आपको 2 दिन और माइनस करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 4 माइनस करने पड़ेंगे। रविवार में से 4 दिन माइनस कर देंगे, कितना कौन सा दिन आएगा, तो आपका आएगा मंगल। कौन सा दिन आएगा, मंगल आएगा, यानी कि 4/1/28 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि हर साल एक दिन बढ़ता है, तो 30 से 28 में जा रहे हैं तो 2 दिन घट जाएंगे। उसके अलावा और कितने दिन घटेंगे, तो 20 तारीख से 4 तारीख पर जा रहे हैं, तो 16 दिन और घटेंगे। 16 दिन में कितने विषम दिन आएंगे, तो 7 से भाग करके चेक करेंगे, 2 विषम दिन आएंगे। तो रविवार में से 4 दिन घटा दीजिए, कितना आएगा, मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।